अवध की जो लास्ट यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था, सब बच्चे बच्चे की जुबान, नवाब वाजिद अली शाह। बिल्कुल आपने सही कहा। अवध के बारे में जगह जगह स्लोगन लगा होता है, पहले आप पहले आप। दिल्ली आए और दिल्ली में आके ये सैयद ब्रदर्स के थ्रू उनको एक्सेस मिल गई और नौकरी लग गई फर्रुखसियार के कोर्ट के अंदर। हिस्ट्री के अंदर जो आपको मिलेगा मीर मोहम्मद अमीन कहीं नहीं मिलेगा, वो सादत खां कहीं ना मिलेगा, और कभी कभी बुरहान मुल्क मिलेगा। मैंने जो मारा है किंग के कहने मारा, आदमी उसी को मार देगी। भाई सर ब्रदर तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, उनका नाम था सैयद ब्रदर एंड दे वर नोन एज किंग मेकर्स। वो जिसको चाहते थे बना देते थे बादशाह। भारत के अंदर गुलाम वंश की शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसके नाम पे कुतुब मीनार बनाया। कुतुबुद्दीन उमर खैम की रुबाइयाँ थी, और कम लोगों को ये बात मालूम है कि वो वर्ल्ड के साथ साथ बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। उनकी कर्मी ज़्यादातर अवधि थी, अयोध्या थी, शास्त्री थी। द राम टेम्पल जो था, मूवमेंट जो शुरू हुआ था, सिर्फ किसी हिंदू ने नहीं शुरू किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय द सिक्स। अब वाइफ को कोई भी जो आत्मसम्मानी जो पत्नी होती है उसको ये बात कभी अच्छी नहीं लगी, उसका पति उसके पिता के पैसे पर। अगर बीबी उन पर कभी व्यंग करती तो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है। जो अफीम कोठी जो आपकी फैजाबाद में है, वो वही पहले थे, शौदुल्ला का वो पैलेस था, तो वहाँ पर वो पहले नवाब होते। तो नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण यहाँ पर करा, ईरान के रहने वाले, हम ईरान के रहने वाले, तुम शिया हम शिया, तुमने अटैक क्यों कर दिया? नादिर शाह इतने पैसे लेके जा रहे हो, इतने पैसे तो तुमको मैं अपनी अवध से दे सकता हूँ। तो वहाँ पर करीब 900 सैनिक उसके मार दिए जाते हैं। इसके भाई नादिर शाह मर गया तो मारो इसको। नादिर शाह उसको फिर कहता है, इसको फोर्स करता है कि इसको मोहम्मद शाह रंगीला को इसको बना दो, तो सफदरजंग बन जाते हैं। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार हिंदुस्तान पे आक्रमण जो किया था, 8 बार करीब, और पहला आक्रमण किया था 1748। तो जो कमरुद्दीन होता है मुगल सेना का, वो चटाई बिछा के नमाज पढ़ने लगता है। एक वहां से गोला आता, उसका स्प्रिंटर लगता, मर जाता। सफदरजंग थे, अकेले बल पे 2-2.5 घंटे की लड़ाई के अंदर पहली बार अहमद शाह अब्दाली को लड़ा के वापस हरा के भेजता, वापस हरा देता है। जो अवध के नवाब से मोहम्मद शाह रंगीला भी हिंदुस्तान का बादशाह सैयद ब्रदर से बहुत घबराता था। भाई 5 को उतार चुका यार अभी 5 साल भर के अंदर, तो उसने भी इनको थोड़ी हवा दे दी। दोस्तों नमस्कार, डीएनएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। रवि भट्ट साहब देश के जाने माने इतिहासकार हैं, और आपकी जो इतिहास पर पकड़ है वो अवध पर तो है ही, भारत का इतिहास किस तरीके से कुछ लोगों ने तोड़ा मरोड़ा, इन सारे मुद्दों पर आपकी गहरी पकड़ है, समझ है। आज हम बात करेंगे रवि भट्ट साहब का। रवि भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएम पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट आपके साथ मुझे लगता है कि ये पहला पॉडकास्ट होगा जो इतिहास पर हम बात कर रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जानकारी परक और रोचक होने वाला है। तो मेरा पहला सवाल है, चूंकि हम लखनऊ में हैं, तो अवध की बार बार बात होती है, अवध के बारे में जगह जगह स्लोगन लगा होता है, पहले आप पहले आप। अवध की हिस्ट्री क्या है? अवध था क्या? अवध का इलाका कितना था? मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। आपके लास्ट जो आपने भी पूछा उससे शुरुआत करता हूं जी। जैसे कि हम आप सब लोग जानते हैं कि मिडल एजेस के अंदर जो किसी भी देश की, किसी भी राज्य की बाउंड्रीज बहुत जल्दी चेंज होती रहती थी, बनती रहती थी, बिगड़ती रहती थी। अवध की जो लास्ट यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था, सब बच्चे बच्चे की जुबान, नवाब वाजिद अली शाह। बिल्कुल आपने सही कहा। तो नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनके वक्त में इसका जो था रफली 24,000 स्क्वायर माइल्स था एरिया, जो कि स्कॉटलैंड से ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये हुई कि जब कभी हम लखनऊ की बात करते हैं और अवध की बात करते हैं, तो जैसे नागपुर का दिमाग में शब्द आते ही फौरन संतरे का ख्याल आता है,
बनारस का ख्याल आता है, वहाँ की साड़ी आती है, यहाँ के वहाँ का मंदिर आता है। इसी तरीके से लखनऊ का जब कभी जिक्र होता है तो दिमाग में फौरन आता है नवाब। हाँ, और कुछ नहीं आता है। हाँ, पहला नवाब आता, बाद में दशहरी आम भी आने लगा। आने लग गया। अब सवाल इस बात का होता है कि ये जो नवाब की जो डायनेस्टी है, जो वंश है, वो नवाब अवध में आए कहाँ से, कैसे हो गया भाई? ये तो अवध तो राजा राम की जन्मभूमि है, अयोध्या है, अयोध्या। और यू नो दिस, तो नवाब कैसे? एंड अवध हैड बीन द क्रैडल ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स। अच्छा। 3 मेजर। हिंदुत्व का तो आप जानते हैं, राजा लॉर्ड राम वॉज बॉर्न इन अयोध्या। इसके अलावा शायद कम लोगों को मालूम होगा कि जो जैन धर्म है उसके टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 है। 24 में से 5 जो हैं अवध में पैदा हुए हैं, अयोध्या में पैदा हुए हैं। अच्छा। 5 तीनों। इसमें पहले तीर्थंकर जो थे आदिनाथ, वो भी यही पैदा हुए। कहाँ पर? अयोध्या में पैदा हुए। इसी ढंग से आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध की कर्मभूमि क्या थी? बुद्ध की कर्मभूमि ज़्यादातर अवधि थी, अयोध्या थी, शास्त्री थी, ये था। तो हिंदुज़म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड एट द सेम टाइम थर्ड को भी आप चाहें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, और दैट इज सिखिज्म। सिखिज्म का भी इम्पैक्ट ये था, यहाँ पर हुआ नहीं सिखिज्म, पर सिखिज्म भी यहाँ पर फ्लॉरिश किया है। यहाँ पर गुरु नानक जो आए थे अयोध्या आए थे, गुरु नानक जो आए थे अयोध्या आए थे। और आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा, क्योंकि पहले भी मैंने कई चैनल्स पे बोला है, और मेरा जो आज तक का सबसे वायरल जो मेरा वीडियो हुआ है वो यही हुआ है कि राम जन्मभूमि मंदिर जो है, द राम टेम्पल जो था, मूवमेंट जो शुरू हुआ था, इसे किसी हिंदू ने नहीं शुरू किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय द सिख्स। अच्छा जी। और इसीलिए अगर आपको याद होगा, अभी जब ये प्रोग्राम हो रहा था मोदी का, तो जो एक सिख्स थे उनको भी इनवाइट किया गया था इसके अंदर। इसकी एक बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, खास बात कि हम लोग की लैंड बड़ी सेकुलर लैंड है। ये ऑलरेडी बहुत सेकुलर है। यहाँ के लोगों का जो माइंड सेट है शुरू से, नवाबों के आने के भी बहुत पहले से, क्योंकि इतने उन्होंने रिलीजन्स को देखा तो दिमाग तो खुल जाएगा ही, आम आदमी का भी खुल जाएगा टू सर्टेन डिग्री। हम विद्वानों बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खाली विद्वानों से कोई धर्म नहीं चलता है। धर्म चलता है जब आपके घर के अंदर पहुंच जाता है, घर घर पहुंच जाता है। तो नवाबों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक कंट्री इसका सबने नाम सुना है, ईरान। और ईरान के अंदर एक प्रोविंस है जिसका नाम है खुरासान। खुरासान एक प्रोविंस है, बड़ा मेजर प्रोविंस है। और खुरासान प्रोविंस में एक शहर है जिसका नाम है निशापुर। निशापुर जैसे दुर्गापुर आपको लगता है कि पूरे, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे इधर का ही कोई हो। निशापुर है। अच्छा, निशापुर आपको इट मस्ट बी लुकिंग वेरी एलियन वर्ड फॉर। हाँ, एलियन नहीं है। निशापुर जो है, निशापुर के अंदर आपने नाम सुना होगा, एक बहुत पारसी के बहुत मशहूर शायर में जिनका नाम हिंदुस्तान के हर पढ़े लिखे आदमी को मालूम है, वो है उमर खयाम। हाँ, उमर खयाम की रुबाइयाँ थी। और कम लोगों को ये बात मालूम है कि वो पोएट के साथ साथ बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। अच्छा। और इसके अलावा उन्होंने कैलेंडर भी ईजाद करा था, अपने यहाँ का कैलेंडर ईजाद किया था। He was a philosopher, he was a poet, all rolled in one. मैथमेटिशियन। तो वो भी वही निशापुर में पैदा हुए थे। अच्छा। तो मैं निशापुर की इंपॉर्टेंस बताऊँ। निशापुर के अंदर आज भी उनका बहुत बड़ा मौसोलियम, मकबरा बना हुआ है, बहुत शानदार। एंड इट वाज ऑन द सिल्क रूट। दूसरी निशापुर के बारे में आप यूँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इजीली, क्योंकि भारत के अंदर गुलाम वंश की शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसके नाम पे कुतुब मीनार बना है। कुतुबुद्दीन ऐबक भी वहाँ के मार्केट के अंदर निशापुर के, he was sold like a slave when he was a young boy। अच्छा। तो बहुत सारी वहाँ पर बिका था वो, जिसको एक काजी ने खरीद लिया था। तो आपको निशापुर की इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई। निशापुर के अंदर एक शख्स था, उसका नाम था मीर मोहम्मद अमीन। क्या नाम था? मीर मोहम्मद अमीन। मीर मोहम्मद अमीन जो थे, he was the 24th descendant of टॉप शिया इमाम।
और उनका था तो ही वॉज अ बिजनेसमैन, एंड एज वी ऑल नो बिजनेस इज अ वेरी डाइसी प्रोपोजिशन। तो उसमें पता नहीं लगता, बिजनेस जो है जो व्यापार है, व्यापार अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ होती है, कभी कहीं बहुत लाभ हो जाए, कहीं बहुत नुकसान हो जाए। तो उसका उस बिजनेस के अंदर वो तो गुड बिजनेसमैन, तो उस बिजनेस में उसको नुकसान हो गया। जब नुकसान हो गया, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया दैट ही उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अपनी वाइफ के घर में जाके रहने लग गया। देखिए मरता ना क्या करता, गरीबी में तो आदमी कुछ मजबूरी में करता। तो वो वहाँ रह रहा था, तो अब वाइफ को कोई भी जो आत्मसम्मानी जो पत्नी होती है उसके बाद कभी अच्छी नहीं लगी, उसका पति उसके पिता के पैसे पर। तो उसने एक दिन इनको अक्सर टॉन्ट करती थी, एक दिन उसने कुछ ज़्यादा ही टॉन्ट कर दिया कि आप किस रंग के शख्स हैं कि आप हमारे जो वालिद हैं उनके पैसे पे आप रहते हैं। वो बात उस दिन उसको बहुत लग गई, तो ही लेफ्ट दैट, ईरान छोड़ के वो हिंदुस्तान की तरफ मूव करा। और एक जैसे आज जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग जाते हैं, उस समय ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1707-8 की बात है। तो उस समय ईरान के लोग इंडिया आते थे बिजनेस करने के लिए, फॉर बेटर अपने प्रॉस्पेक्ट के लिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जब वो आते थे, तो ये बातें अगर आपको याद होगा, औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में, ठीक है। अच्छा, हाँ 1700। और 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और 1708 के अंदर ये शख्स जो हमारे मीर मोहम्मद अमीन वो आ जाते हैं हिंदुस्तान में। तो वहाँ पर ये मीर मोहम्मद अमीन यहाँ पर आते हैं। तो ये टाइम जो था इंडियन हिस्ट्री के लिए भी बहुत ही उथल पुथल आता है। औरंगजेब के मरने के साथ ही, जैसा हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि कोलैप्स कर जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कोलैप्स कर जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि इसके जो दरबारी होते हैं, कुटियस जो होते हैं, वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो बादशाह से ज़्यादा उनका प्रभाव होता है। तो उस समय यहाँ पर दो शख्स हैं जिनको का नाम है सैयद ब्रदर्स, जो हिस्ट्री का थोड़ा जानते हैं उनको थोड़ा बहुत मालूम होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। उनका नाम था सैयद ब्रदर्स, एंड दे वर नोन एज किंग मेकर्स। वो जिसको चाहते थे बना देते थे बादशाह हिंदुस्तान को ज़्यादा। और आप यकीन करेंगे, आपको सुन के मज़ा आएगा, डेट याद करिए आप, मैं चाहता हूँ आपके दर्शक में डेट याद रखें, 1719, 1719, इन दोनों भाइयों ने 5 बादशाहों को हिंदुस्तान की गद्दी से नीचे उतारा और दूसरों को बना दिया। सैयद ब्रदर्स कितनों के बात मालूम, बताइए मेरे को, कितनों को मालूम? नाम बताता हूँ आपको। ये सैयद ब्रदर्स जो थे, इन्होंने सबसे पहले गद्दी उतारा, फर्रुखसियार को उतारा। फर्रुखसियार, रफ़ीउद्दर्ज़ाक, रफ़ीउद्दौला, इब्राहिम और नेक्सियर, इन 5 को उतार के, एक को उतार के दूसरे को बैठा था, दूसरे 1 साल के अंदर। और ये 5 नाम आपको अजीब से लग रहे हैं सुनने में। अब जो छठा नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे तो मैं जानता हूँ, हर आदमी जानता है। इन्होंने जिसके अंत में जिसको गद्दी बैठाला 1719 में, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इनको आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी बैठाते हैं, इतने स्ट्रांग ये लोग थे। अब होता क्या है कि जब हमारे ये मीर मोहम्मद अमीन साहब हिंदुस्तान आते हैं तो पहले पटना चले जाते हैं। इनके फादर पहले भी आ चुके थे पटना, भाई भी, उनकी डेथ हो गई, फादर की हो चुकी। तो ही स्टार्ट्स वर्किंग, जो हमारे जो रीजनल जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनके लिए, छोटे छोटे राज्य थे उनके लिए काम कर रहा था वो। लेकिन जैसे हर छोटे जगह पे काम करें, हर आदमी लगता है बड़ी जगह काम करें, तो उनके आंखों में सपना था हिंदुस्तान के बादशाह के लिए काम करें। तो उन्होंने क्या करा कि दिल्ली आए, और दिल्ली में आके ये सैयद ब्रदर्स के थ्रू उनको एक्सेस मिल गई और नौकरी लग गई फर्रुखसियार के कोर्ट के अंदर। अच्छा, हाँ, जो पहले फर्रुखसियार था, फर्रुखसियार के कोर्ट में लग गई। अब देखिए इन भाई इतने स्ट्रॉन्ग है, जिसको जब बादशाह को हटा सकते हैं तो नौकरी तो किसी लगवा ही देंगे। उसके बाद जैसे कि हम और आप दोनों लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में, पावर पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, ठीक है ना। आप तो पता जानते हैं। तो विद द पासेस ऑफ टाइम, वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ इवेंट थे, जो इक्वेशन थी पावर की, उसमें ये सैयद ब्रदर्स के अपोजिट ग्रुप में चले जाते हैं। उनसे नौकरी मिली दूसरे अपोजिट ग्रुप में, और उसके बाद में इन्होंने ये क्या करते हैं, अच्छा इनसे मोहम्मद शाह रंगीला भी हिंदुस्तान का बादशाह सैयद ब्रदर्स से बहुत घबराता था। भाई 5 को उतार चुका यार, अभी 5 एक साल भर के अंदर, तो उसने भी इनको थोड़ी सी हवा दे दी मीर मोहम्मद अमीन को। और कुछ लोग कहना है कि इनकी मिली भगत थी आपके मोहम्मद शाह रंगीला की, कुछ का कहना अपने मन से किया उसने। तो वो इनको एलिमिनेट कर देता, इन दोनों भाइयों को मार देता है।
वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है, कभी दोबारा पॉडकास्ट कीजिएगा तो आपको सुनाएंगे, मजा आएगा। आगरा और दिल्ली के बीच में गाँव है महकपुर, वहाँ पर कैसे मारा। और तो इन दोनों भाई को जो हटा देता है तो इसकी जान में जान आती है। मोहम्मद सारंगीला के। अब मोहम्मद से होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं जिस समय उसको एलिमिनेट करता है इतना घबराया, ये मोहम्मद सारंगीला जो होता है इनका पूरा काफिला मूव कर रहा होता है दिल्ली से आगरा तक, तो महकपुर गांव में एक होता वहाँ रुका था, वहीं ये मार देता उसको। वो मारने के बाद अब ये था कि बताने कौन जाए मोहम्मद सारंगीला को। अच्छा, अब मोहम्मद सारंगीला अपने हरम में थे, तो ये क्या करता है कि उसका गर्दन काटता है और उसके बाद अपने ऊपर शार्ट डालता है एक टिकट के लिए, और उसके अंदर घुस जाता है। कहाँ पर? उनके हरम में, और जाके दिखाता मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला अपने मदर के साथ बैठा था, उसको जबरदस्ती गोद में उठा लिया था। वहाँ घबरा रहा था, नहीं यार क्या हो जाएगा। और ये इनके मीर मोहम्मद अमीन के लिए ज़रूरी था ये पब्लिक को बताना, जनता को बताना, बाकी सैनिकों को बताना, आर्मी को, कि दैट किंग इज ऑन माय साइड। मैंने जो मारा है किंग के कहने मारा, आर्मी उसी को मार देगी। भाई सर तो इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो दैट वाज तो लेके आता है, अपनी गोद में उठा के लेके आता है ऐसे, और लाके हाथी बैठाता है और पूरे यहाँ पर जुलूस निकालता है बड़ा सा, महकपुर गाँव का। नेचुरली अब जिसको लगता मार दिया वो बहुत खुश होते मोहम्मद सारंगीला। मोहम्मद सारंगीला खुश होने के बाद में तो कहने क्या मतलब, मोहम्मद सारंगीला तो सामने संकट खत्म हुआ ना। तो वो आके आगरा में आने के बाद में वहाँ पर बाद में दिल्ली जब आते हैं तो खुश हो गए मीर मोहम्मद अमीन को पहले बात आगरा का सूबेदार बना देते हैं। ठीक है, और कभी आपको बताएंगे सूबे कितने कैसे होते हैं। आगरा सूबेदार बनाते हैं और उसको एक वो देते हैं, पदवी देते हैं, एक खिताब देते हैं उसको। तो होता था बुरहानुल मुल्क सादत खां बहादुर। अच्छा, बहादुर का खिताब देते हैं? नहीं, पूरा सुनिए, बुरहानुल मुल्क सादत खां बहादुर, मतलब पूरा था ये। ठीक है, अब असली नाम इनका क्या था? मीर मोहम्मद अमीन। अब यहां से ये नाम सब भूल जाते हैं मीर मोहम्मद अमीन का। हिस्ट्री के अंदर जो आपको मिलेगा मीर मोहम्मद अमीन कहीं नहीं मिलेगा, वो सादत खां का ही नाम मिलेगा, और कभी कभी बुरहानुल मुल्क मिलेगा। तो अब हम सादत खां को यूज करेंगे। तो सादत खां आगरा के जब सूबेदार बन जाते हैं तो वहां पर आने के बाद में ये अब देखिए कि जब एक पहली बात आपको और जब बीबी का रिमार्क हुआ तो उसकी वजह से वो यहाँ आ गए। हाँ, तो बन गए सूबेदार। अगर बीबी रिमार्क नहीं देती तो आज सूबेदार नहीं होते। और देखिए, जब कभी भी आपको लगे, हमारे दर्शकों को लगे कि उनके कैरियर, तो पहली बात हमारे दर्शकों की बात समझ लेनी चाहिए, अगर बीबी उन पर कभी व्यंग करती तो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा, भविष्य के लिए अच्छा है। और कब कभी आपको अपने, हमारे दर्शकों को लगे कि उनको अपने कैरियर के अंदर बहुत डिमोशन हो गया है, तो भाई फ्रस्ट्रेट मत होइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सादत खां जो थे वो ही हैड फेल्ड, वो फेल हो गए क्योंकि वो अपने जो सूबा था आगरा के सूबेदार के, उसके आसपास के जाट्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। जाट्स कंट्रोल नहीं कर पाए। एज अ रिजल्ट ही वाज डिमोटेड एंड सेंट टू अवध। अवध, आगरा से हटा के यहाँ आ गए, और यहाँ जब भेजा गया तो डायनेस्टी, वो 1722 का ईयर था, 1720 के अंदर आगरा का सूबेदार बनाया गया। 2 साल में कुछ नहीं कर पाया, एज अ डिमोशन उनको भेजा गया अवध। जो अवध में आते हैं तो यहाँ पर 1722 के अंदर अवध की नवाब की डायनेस्टी शुरू हो जाती है सादत खां के द्वारा। मतलब अवध के पहले नवाब सादत खां साहब थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात आप एक और समझ लीजिए, ये जल्दी से मैंने आपको कि जरूरी आपने अपने दर्शकों को बताया कि थोड़ा नेशनल हिस्ट्री भी आ जाएगी। वहाँ पर अगर ये उनको कंट्रोल नहीं कर पाए वहाँ के आसपास के जाट लोगों को, तो इसके मतलब ये मत समझिए कि साथी के अंदर कोई रण कौशल की कमी थी। वहाँ के जो जाट थे इतने स्ट्रांग थे, उनको तो औरंगजेब नहीं कर पाया था कंट्रोल। ये आपको शायद कम लोगों को मालूम होगा, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को चाहिए इस बात को याद रखें। अब वहाँ के औरंगजेब के टाइम पे जो आगरा के आसपास के भरतपुर के वहाँ के जो जाट्स इतने स्ट्रांग थे कि जब अकबर था, जब औरंगजेब था, तब इन्होंने आगरा से मुश्किल से 17-18 किलोमीटर सिकंदरा जो है, यहाँ पर अकबर का मकबरा है, उसके ऊपर धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद सारा लूटपाट कर लिया, उसके मकबरे में अकबर के जितने भी लगे थे ज्वेल्स, उसका दरवाजा उखाड़ दे गए। खाली इतना नहीं, उसका उन्होंने कब्र खोदी अकबर की। अकबर के खोदे, उसकी हड्डियाँ सारी निकाल ली और उनको जला दिया जाटों ने। तो अकबर, आज ये मैं चाहता हूँ आपके दर्शकों की बात पता होनी चाहिए
कि जो सिकंदरा के अंदर अकबर का मकबरा है उसके अंदर अकबर की हड्डियां नहीं है। ये बात नोट करें आप, नहीं है, जला देते हैं। तो जो इतना स्ट्रांग है वो ये लंबी कहानी हो जाएगी, फिर मैं आपको कभी दोबारा पॉडकास्ट बताऊंगा कैसे क्या रीज़न था, कैसे करके उनको करा। तो जो औरंगजेब के टाइम पे जो लोग जाके अकबर की कब्र लूट लेंगे तो हमारे ये क्या कर पाएंगे। तो एज रिजल्ट वो यहाँ पर है। जब ये यहाँ पर आते हैं तो ये बताओ पहले नवाब थे। तो ये डायनेस्टी शुरू होती है, उस दिन डे था 9 सितंबर 1722 में वो यहाँ पर आते हैं। फैजाबाद जो होता है उसके अंदर ये अयोध्या नहीं, अब तो कॉमन हो गया, फैजाबाद बनाते हैं। और आपको बड़ा मजा आएगा सुन के ये बात, आप यहीं के रहने वाले होंगे तो आपको मजा आएगा। आप तो शहर की तरफ कि उसको उस समय उसको बंगला कहते थे, फैजाबाद को। अब बंगला क्यों कहते थे, बड़ी मजेदार बात है। आपने गांव में देखा होगा जो छप्पर अप्पर घर होते हैं उनको अक्सर बंगला कहते हैं, पता नहीं आपको, अवध में अक्सर कहते हैं बंगला। वो वाला बैंगलो नहीं जो ब्रिटिश, बंगला जो कहते हैं, बैंगलोर से बंगला यहाँ भी कहने लग गए, पर वो वाला नहीं, बंगला है। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ के नवाब जो रहते थे बहुत मामूली मकान में रहते थे, जो शुरू में आए यहाँ पर। जो अफीम कोठी जो आपकी फैजाबाद में है, वो वही पहले थे, शहदौला का वो पैलेस था, तो वहाँ पर वो पहले नवाब होते हैं। अब इनका अलग होता क्या था कि जो अवध का जो सूबा बना, पहले बात तो अवध वर्ड आपको बता दें, अवध वर्ड आपको उन्होंने अवध बनाते हैं जिसका कि अयोध्या से अवध आया। और अयोध्या का मतलब जैसा आप जानते हैं, दिखता अलग अलग विद्वानों को अलग अलग मतलब, पर एक मत ये है कि जिसका वध ना हो सके, ठीक है, तो उससे अवध बना था। और जो अकबर था, अकबर ने अपनी पूरी किंगडम को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से 12 सूबों में बांटा था इनिशियली, बाद में 16 कर दिए थे। तो 12 सूबों में बांटा, तो 12 सूबों में से एक सूबा जो था वो अवध था। ये हुआ। अब मैं ये क्लियर कर दूं नवाब क्या होता है। नवाब भी बहुत जरूरी है। नवाब जो वर्ड है, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। नवाब अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड है। और नवाब जो है वो क्या मतलब, नवाब ये है प्लूरल है नायब का, जैसे नायब तहसीलदार, नायब दरोगा। अच्छा, तो आप हमने सुना हुआ है। ये है सिंगुलर वर्ड है, ये बहुवचन नहीं, एक वचन है। और इसका बहुवचन जो है वो है नवाब। बहुवचन, नायब का बहुवचन हुआ नवाब। अब सवाल इस बात का कि एक आदमी को आप नवाब कैसे करते हैं, पर होता क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शब्द अपने मतलब बदलने लगते हैं, है ना सब। तो इसी तरीके से ये इसका जो पहले कलेक्टिवली कहते सारे 12 सूबों के नवाब को कहते थे, नायब थे उनको नवाब कह देते थे। बाद में इंडिविजुअल्स के लिए भी कहा जाए, तो भाषा या जंग से अपने आप इवॉल्व होती है, इसलिए कहा। तो अवध के ये जो शुरू में थे तो इनको सूबेदार भी कहते थे, कोई सूबे के मालिक थे, और नवाब भी कहते थे, दोनों ही वर्ड चलते थे, दोनों वर्ड चलते थे। ये जब होते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर फिर मैं नेशनल लेवल आपको ले आऊँ कैसे इंडिया की पॉलिटिक्स को इन्होंने इफेक्ट किया। सादत खान साहब ने, बताऊँ आपको अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुआ क्या कि सादत खान जब यहाँ पर आया तो ये जितने भी नवाब होते थे, ये ज़्यादातर क्या होता था, दिल्ली से भेजे जाते थे, दिल्ली के। और इनमें से ज़्यादातर अक्सर एक पोस्ट इनकी वहाँ भी होती थी, अक्सर, जरूरी नहीं है उधर जो दिल्ली मतलब वहाँ से भी कंट्रोल कोई करता, दिल्ली दरबार से। दिल्ली दरबार में भी अक्सर पोस्ट इन लोगों की एक रहती थी, अक्सर, जरूरी नहीं हमेशा रहे। जितने भी नवाब, चाहे वो हैदराबाद का नवाब हो, भोपाल के हो, कहीं भी हो, तो उनकी एक पोस्ट वहाँ भी होती थी। तो ये जो थे, इस समय ये बात है आपकी 1739, 1722 में आ गए। और 1739 के अंदर अगर आपको याद होगा तो नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण यहाँ पर करा तो मोहम्मद शरंगीला ने उनको मैसेज भेजा कि फौज लेके आइए। आज भी ऐसी लड़ाई होती तो अलग अलग अपने छावनियों से आते हैं अलग अलग। तो ये यहाँ से गए लड़ने के लिए। ये जब यहाँ से लड़ने के लिए जाते हैं तो ये फेस करता है सबसे पहले जाके यहाँ पर करनाल है, बैटल ऑफ करनाल। तो बैटल ऑफ करनाल कहते थे, वहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला सर की फौज, जिसको कि लीड कर रहा था ये हमारा लखनऊ का नवाब सादत खान। अच्छा एक बात और है, जब ये यहाँ से गए यहाँ से तो सादत खान वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जब वहाँ पहुँचता तो मोहम्मद शाह रंगीला से कहता कि और फौज को भी साथ में ले लो,
बोलता नहीं, बिकॉज चाहता था कि मैं अकेले हराऊं तो क्रेडिट मेरे को मिलेगा ना, फिर बादशाह के गाँव में ऊपर हो जाऊंगा। तो इसने ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं ली, खुद ही पहुंच गया अकेले, नहीं मैं अकेले ले। और इसकी फर्स्ट थकी हुई थी काफ़ी यहाँ से जाते जाते। जब वहाँ जाते कर्नाल के में, तो वह इसकी किस्मत थोड़ी सी खराब निकली। खराब इसलिए निकली क्योंकि जिस समय लड़ाई के मैदान में बोथ द आर्मीज वेयर फेसिंग ईच अदर, तो जिस हाथी पे बैठा था, इसके पीछे जो उसका भतीजा था, वो जिस हाथी पे बैठा था वो हाथी बिगड़ जाता है किसी वजह से फौज, और वो इनके हाथी को धक्का देने लगता है, और धक्का देते थे दुश्मनों के कॉलम्स में ढकेल देता है, एंट्री ले लेता है। और वहाँ पर भाई दूसरे पहुँच गया, तो वहाँ पर क्या होता है, ताता तोड़ के लोग मारने लगते हैं। और इसको मारा जा रहा था, इसको साथ खां कोई आदमी भाले से मारा जा रहा था, तब तक दूसरा एक आदमी पहचान लेता है इसको, सादत खां को। हाँ, तो आए तो वो लोग ईरान से ही थे ना, ऐसा ईरान से तो है था, तो ये भी तो ईरानी था, हमारा सादत खां। तो वो पहचान लेता, अरे ये तो उसको रोक देता है, और उसको अरेस्ट नहीं, उसको मारने के लिए अरेस्ट कर लेता है। तो जान बच गई। जान बचने के बाद शाम के वक्त में, शाम की नमाज के बाद में उसको नादिर शाह के सामने पेश किया जाता है। तो नादिर शाह से क्वेश्चन पूछता है, तुम मुसलमान, हम मुसलमान, तुम ईरान के रहने वाले, हम ईरान के रहने वाले, तुम शिया, हम शिया, तुमने अटैक क्यों कर दिया, वाई यू फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस मुल्क। तो क्या बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा, अगर मैं इस समय इस मुल्क की रोटी खाता हूँ, और अगर मैं इनकी तरफ से लड़के उधर करता, तो ईरानियन लफ्ज़ पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हो जाता। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वो उसकी लाइफ को स्पेयर कर देता है, मतलब उसको छोड़ता नहीं है, मार देता, वही मारता भी नहीं, वही रख लेता, मतलब सजा जा नहीं देता वो। अब देखिए पॉलिटिक्स अजीब, जैसे महाभारत हो गई थी ना, महाभारत क्या थी, जलसी थी, आपने कहा देख लड़का अंधा होता है, महाभारत शुरू, याद है ना आपको, वैसे ही कुछ यहाँ हो गया। जिस समय ये यहाँ पर इनकी कैप्टिविटी में था, नादिर शाह ने वहाँ पर पूरी कहानी आप स्कूल में पढ़ी होगी कि नादिर शाह तख्ते तौल वगैरह लेके चुपचाप जा रहा था, 50 लाख रुपए लेता है, तख्ते तौल लेता हो, चला जा रहा था। तब तक इसको खबर लगती है, हमारे इसको जो कैप्टिविटी में था हमारा सादत खां, उसको ये खबर लगती है कि एक पोस्ट जो कि इसको प्रॉमिस की गई थी दी जाएगी दिल्ली दरबार में, वो इसकी एब्सेंस में वो ये निजामुल मुल्क को दी जा रही है। निजामुल मुल्क बाद में उसने हैदराबाद डायनेस्टी बनाता है, हैदराबाद के निजाम उसको दी जा रही। बस इसको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो आएगी। तो उसके बाद ये भड़का देता है, किसको, ये भड़का देता है नादिर शाह। मतलब इतने पैसे लेके जा रहे हो, इतने पैसे तो तुमको मैं अपनी आवाज से दे सकता हूँ। और बात बिल्कुल सही थी, बात बिल्कुल सही थी, इतने आवाज से दे सकता है। जब ये मरा है तो बहुत पैसा खजाने में, तो मैं इस पर फिगर भी बता सकता हूँ आपको, पर भी मैं चाहूँगा दूसरी तरफ चले। तो वो इसको कहता है, तो वो कहता है चलो ठीक है दिलाओ। वहाँ पर जब इसको आते हैं और दोबारा ये दिल्ली रुक जाता है, वरना तो जा ही रहा था, रुक जाता है। और उसके बाद में आपको सबको कहानी मालूम है कैसे इसके सैनिकों पे आक्रमण हो जाता है। ये जब यहाँ आता है उसके दाम अनाजों के बहुत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो नादिर शाह के लोग जो होते हैं वो पहाड़गंज जो है वहाँ पर जाते हैं अनाज खरीदने के लिए, दाम आसमान पर पहुँच जाते हैं। उनका व्यापारी लोग झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है, व्यापारी लोग कुछ लोगों को मार देते हैं। तब तक ये अफवाह फैल जाती है नादिर शाह की डेथ हो गई है, अच्छा आपने पढ़ाई होगा, नादिर की डेथ हो गई है। तो वहाँ पर करीब 900 सैनिक उसके मार दिए जाते हैं, इसके भाई नादिर शाह मर गया तो मारो इसको। और बस नादिर शाह क्या कहता है इसको, ठीक, नादिर शाह को गुस्सा आ जाती है। वो गुस्सा क्या, गुस्सा का नाम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं। उसके पास कोई अगर पब्लिक आपके अगेंस्ट हो गई है तो आप जिंदा बच के निकल नहीं पाएंगे, कितनी बड़ी भी आर्मी हो। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था इसको बताना कि आई एम द बॉस। तो वो नेक्स्ट डे उसके बाद सुबह निकलता है और वहाँ पर, और अपने उसको रात तक खबर इसको लग जाती है, इसमें आदमी मारेगा ये दिन में। सुबह वो निकलता है, वहाँ पर आपको मालूम रशदौल्ला मस्जिद जो है, जैसे सुनहरी मंदिर दिल्ली में कहते हैं, वहाँ जाके बैठता है और तलवार यूँ निकालता है अपनी, उसका इशारा की कत्लेआम। तो उसका कत्लेआम, दिल्ली का जो नादिर शाह ने कत्लेआम किया था, उसका रीज़न यही था कि वो रुक गया था। इसके कहने से रुक गया था, इनके कहने से सादत। और वहाँ पर उसके बाद दिल्ली के अंदर कत्लेआम होता है, दिल्ली कत्लेआम होता है। उसके बाद इनको जो हमारे जो
साथ खाते हैं, साथ खाते कहा तो दिलाओ पैसे, साथ कहते दिलाओ, निजामुल मुल्क भी आप साथ खाते हैं, साथ का दिला ही नहीं पाते वहाँ पर, तो इनको ये भरे दरबार में बहुत बेइज्जत करता है, बहुत ज़्यादा, इनको निजामुल मुल्क को भी। और कहता है कि अगर पैसा नहीं हुआ तो तुम लोगों को मतलब है, यू जस्ट रिमेंबर दैट क्या होता तुम्हारे साथ। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि पैसा तो अब दिला नहीं पाएंगे, तो इतनी ख़राब ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम लोग सुसाइड कर लें। अच्छा। तो ये जाता है घर, और घर में जाके ये जहर पी के सुसाइड कर लेता है। कौन? पहला नवाब साद का दिल्ली के लिए सुसाइड करता है। ये कम लोगों को मालूम है। उसके बाद में सेकेंड नवाब जो बनता है यहाँ पर, वो बनता है यहाँ पर, ये वहाँ से आ रहा था तो आते वक्त अपनी बहन से कह के आया था कि अगर हम दिल्ली, अगर हम जा रहे हैं भारत, तो वहाँ हिंदुस्तान अगर कुछ हम बन गए तो तुम्हारे बच्चे की शादी अपने बच्चे से करेंगे। तो इसके खाली एक लड़की होती है साद का की लड़की अपने भाई, अपने बहन के लड़के को बुलाता है, उसका नाम था सफदरजंग। दिल्ली के अंदर सफदरजंग मकबरा है, सफदर उसी का इसके भतीजे का है। उसको ईरान से बुलाता है, और पहले ही बुला लिया होता था, उसको अपना डिप्टी बना कर रखता था अपना, और उसको शादी कर देता अपनी लड़की की। तो इसके मरने के बाद पे नादिर शाही को जाके पैसे कुछ देते हैं सफदरजंग, और नादिर शाह उसको फिर कहता है, उसको फोर्स करता है किसको, अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला को, इसको बना दो। तो सफदरजंग बन जाते हैं सेकेंड नवाब। अब सफदरजंग के नवाब की जो खास बात है वो थोड़ा सा ये लखनऊ वालों को भी जानना चाहिए। सफदरजंग जो था वो जो मुग़ल आर्मी थी, मुग़ल एम्पायर आर्मी थी, यहाँ के नवाब होने के साथ साथ वही वो द चीफ ऑफ द आर्टिलरी भी था मुग़ल फौज का। अच्छा। हाँ, उसको चीफ ऑफ आर्टिलरी मतलब हो गया सेनापति, चीफ और तोपखाने का इंचार्ज मुख्य था, मीर काकेश। तो चीफ ऑफ द आर्टिलरी था वो। तो अब देखिए वक्त उसी फौरन वक्त आता है उसी टाइम पे, ये बात है सन 1748। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार हिंदुस्तान पे आक्रमण जो किया था, 8 बार करीब, और पहला आक्रमण किया था 1748 में किया था। तो 1748 में जब आक्रमण किया तो उस समय फिर मोहम्मद शाह ने बुलाया इसको, किसको, सफदरजंग को बुलाया यहाँ से, और बाकी बुलाया, जयपुर के राजा को भी बुला लिया, सबको बुला के लड़ना है। तो ये लड़ने के लिए लोग जाते हैं, तो एक जगह है मौनपुर, बैटल ऑफ मौनपुर। तो बैटल ऑफ मौनपुर पे आमने सामने दोनों फौजें होती हैं, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की, विच वॉज लेड बाय 3 पीपल। एक तो इनकी खुद की सेना थी मोहम्मद शाह रंगीला की, दूसरी सेना थी अवध के नवाब सफदरजंग की, और तीसरी थी राजा जयपुर की। तो अब आपको मज़ा आएगा सुन के, हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आना चाहिए इसमें। हमने फौज होती है। अच्छा, इसमें जो फौज होती है मुगल, इसका जो जब भेजता मोहम्मद शाह रंगीला तो अपने लड़के को भी भेज देता साथ में। अच्छा, हाँ, लड़ने के लिए, उसका नाम था अहमद शाह। तो अहमद शाह को भी भेजता है, और उसका मुगल आर्मी का जो चीफ होता है उसका नाम था कमरुद्दीन, उसको भेजता है, और राजा जयपुर को भेजता है, और सफदरजंग को भेजता है। जब पूरी फौज वहाँ जाती है तो लड़ाई जैसे ही शुरू होती है उसी टाइम नमाज का टाइम हो जाता है। तो जो कमरुद्दीन होता है मुगल सेना का, वो चटाई बिछा के नमाज पढ़ने लगता है। एक वहाँ से गोला आता है, उसका स्प्रिंटर लगता है, मर जाता है। हाँ। उसके कैंप में आके गिर जाता है, कैंप जहाँ पर पड़ा है। अब अगर फौज को पता लग जाए कि सेनापति मर गया तो भगदड़ मच जाएगी, तो उसको सीक्रेट रखा जाता है, और फौजें लड़ रही होती हैं। तो जब वो फौज लड़ रही होती है तो अचानक थोड़ी देर की लड़ाई के बाद में राजा जयपुर को पता लग जाता है कि ये सेनापति मर गया हमारा। तो राजा जयपुर घबरा के भाग जाते हैं जयपुर अपनी फौज लेकर। अब आप देखिए, और मुगल आर्मी भी जो होती है डिमोलाइज होती है, वो खबर लग गई आपको। और ये जो अपना जो सफदरजंग थे, अकेले बल पर 2-2.5 घंटे की लड़ाई के अंदर पहली बार अहमद शाह अब्दाली को लड़ा के वापस हरा के भेजता, वापस हरा देता है। जो अवध के नवाब, इसमें आपको इतनी बड़ी बात, जिसको कहते हैं अवध के नवाब लड़ते नहीं थे कभी, उसने अहमद शाह अब्दाली को हराया था, और अहमद शाह अब्दाली को हरा के जीत हो गई। ये लोग जब लौट रहे थे वहाँ, जयपुर का राजा भाग गए थे, और जब लोग लौट रहे थे तो रास्ते में खबर मिलती है कि मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो गई दिल्ली में। वहाँ उसको सीक्रेट रखा गया। यहाँ फौज को जैसे ही मिलती है तो रास्ते में इनका जब होता है पूरा काफिला, तो वहाँ पर
जब अहमद शाह को खबर लगती है और इन लोगों को लगती है तो फ़ौरन क्या करता है, हमारे जो सफदरजंग होते हैं वहाँ पर कैंप में जो चीज़ें मटेरियल मिलता है उसका एक ताज क्राउन बनाता है और वो ले जाके अहमद शाह के सर पे रख देता है और उसको कहता है मुबारक हो, नाउ यू हैव बिकम द किंग ऑफ इंडिया। ये इतना खुश हो जाता, बाप मरा वो तो अलग बात है, खुश हो गए और इन्होंने फौरन उसको कहा एंड नाउ यू बिकम माय वजीर। अच्छा, तो फिर वजीर हो गया भाई, सफदरजंग वो फौरन वजीर बना देता है। हाँ। लेकिन जब ये लोग लौट के आते हैं तब तक वहाँ पर जब लौट के आते हैं तो दिल्ली के जब अहमद शाह बन जाता दिल्ली का बादशाह हिंदुस्तान का, तो दिल्ली दरबार के अंदर 3 फैक्शंस थे, 3 गुट थे। एक था ईरानियन ग्रुप, दूसरा था तुरानी ग्रुप, तीसरा था इंडियन मुस्लिम्स का ग्रुप। इन तीनों में भी राइवलरी रहती थी। उसके अंदर ही चक्कर हुआ कि इसको फिर बना नहीं रहे थे, पर ही हैड फोर्स्ड, इतना मजबूत था, ही हैज फोर्स्ड अहमद शाह के भैया वायदा किया तो बनाना तो पड़ेगा ही, वो बनाया। तो बाद में वो मुगल एम्पायर का वजीर हो गया था, लखनऊ का सफदरजंग, और वो ज़्यादातर फिर दिल्ली में रहता था। इसीलिए जो दिल्ली का जो मकबरा बना हुआ है उसके नाम पर है, उसके नाम पे उसके बेटे ने बनवाया था, पर बनाया वहाँ गया। दैट वो जो मकबरा है वो पूरे मुग़ल स्थापत्य का जो है आर्किटेक्ट का द लास्ट बनाई हुई सबसे इमारत है। तो उसके बाद में आप जानते एरिया पूरा पॉपुलर हो गया। तो ये था सफदरजंग। सफदरजंग के बाद में इसकी सफदरजंग बाद में वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत लंबी कहानी कभी है। सफदरजंग के बाद कौन हुआ अवध का नवाब? जी, सफदरजंग की जब डेथ होती है तो सफदरजंग की डेथ के बाद उसका लड़का बनता है, उसका नाम होता है शुजा-उद-दौला। अच्छा, शुजा-उद-दौला बनता है और अभी अवध ही कैपिटल थी। शुजा-उद-दौला बाद में कुछ 1 साल के लिए यहाँ पर 64 के आसपास यहाँ पर लखनऊ कैपिटल बीच में बनाता है थोड़े से। शुजा-उद-दौला की जो विशेषता ये है कि बाप ने हराया था अब्दाली को। किसको हराया था? अब्दाली को। और इन्होंने 3rd बैटल ऑफ पानीपत के अंदर शुजा-उद-दौला ने साथ दिया था अब्दाली का। अच्छा, मराठा जो हारे हैं वो लखनऊ के नवाब की वजह से हारे हैं। इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो जाती। 3rd बैटल ऑफ पानीपत, 3rd बैटल ऑफ पानीपत जो थी उसके अंदर जो अब्दाली जब वहाँ से आता है, अब्दाली कर ही नहीं सकता था अकेले, पैसा ही नहीं था उसके पास और इतने लंबा वो वेट नहीं कर सकता था। पैसा नहीं तो वेट कैसे करोगे? लखनऊ के नवाब शुजा-उद-दौला ने उसको फाइनेंस करी थी उसकी लड़ाई को, और खुद भी वहाँ पर अपनी फौज उसकी लड़ी थी वहाँ पर जाके। तब मराठा हारे थे। और वो इसलिए रोहिला ने भी, बरेली के रोहिलखंड वाले जो है इन्होंने भी साथ दिया था बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। तो और केवल एक वजह से दिया था, मैं at times I said people think that I may not be politically, I don't want to be politically correct. I want to be truthful. मैं सच बोलना चाहता हूँ। राजनीतिक तौर पर सही होने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। वो केवल इसलिए उसने साथ दिया था अब्दाली का बिकॉज ऑफ द मुस्लिम, बीइंग मुस्लिम, पैन मुस्लिम जो था ना राज के लिए। अच्छा। तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम। वो उसकी जो थी उससे उन्होंने उसकी उस सेंटिमेंट से अब्दाली ने खिला कि तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, इसलिए उसने साथ दिया था। अच्छा। तो उसने वहाँ पर मतलब मराठा कभी जीत ही नहीं सकते थे, ओ सॉरी अब्दाली कभी जीत ही नहीं सकता था। दोनों की फौज कितनी थी आप देखिए, फौज कितनी ज़्यादा थी मराठास की। और मराठास का क्या बात है, मराठाओं का एक अपना अलग इतिहास है। तो वो बैटल ऑफ 3rd बैटल ऑफ पानीपत में वो जीत जाता है। और आप उसके बाद इनका जैसे ही जीतते हैं तो जीत की खुशी भी यहाँ दिमाग में घुस जाती है। उसके बाद में इनको जीतने के बाद में इनको लगता है मेरे सामने कौन? शुजा-उद-दौला को लगता है मेरे सामने कौन। उसके बाद में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का तब तक इम्पैक्ट आ गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आने के बाद में इन्होंने क्या, आपको ये जो बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 के अंदर, यहाँ बक्सर कहाँ है? बनारस से थोड़ा आगे, बनारस से आगे है, बिहार के बॉर्डर पर है ना, बिहार में ही लगता है। तो उस समय मुगल आर्मी और शुजा-उद-दौला की आर्मी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी ना। तो ये लड़ने गया तो उन्होंने कहा मैं तो इसको भी हरा दूंगा। पर यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के अंदर आपको मालूम है अंग्रेज जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं शुजा-उद-दौला। ये शुजा-उद-दौला हार जाते हैं तो हारने के बाद में इनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन पे अंग्रेजों ने राज वापस करा अवध का। तब उस समय तक अवध की राजधानी एक तरीके से सेंटर था, फैजाबाद ही था। हाँ।
तो वो उनको 50 लाख रुपए से लेते हैं और इतनी ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन जो सबसे शर्मनाक थी वो यही थी कि तुम्हारे राज्य में हमारी फौज रहेगी जिसका खर्चा तुम दोगे। अच्छा, मतलब जैसे स्कूलों में होता है ना, बच्चे को बांधने की छड़ी लेके आओ, उससे तुमको मैं पीटूंगा।